एक बहुत ही जरूरी मिशन पर हैं। बिल्कुल। और ये मिशन कोई छोटा मोटा नहीं है। आज हम नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएमएस एग्जाम का जो सुपर 30 मॉडल पेपर है उसको पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सही कहा आपने। और देखिए, हमारे सुनने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आज के कुछ जरूरी नियम मैं बता दूं। आज हम इस मॉडल पेपर के पूरे 30 के 30 सवाल कवर करेंगे। एक भी सवाल स्किप नहीं होगा। हाँ, और सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे यहाँ। हम हर क्वेश्चन, उसके चारों ऑप्शंस जैसे ए, बी, सी, डी पढ़ेंगे, सही उत्तर बताएंगे और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे। वही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। तो सुनने वाले छात्रों को मेरी एक छोटी सी टिप है कि ध्यान से सुने। ये बस एक टेस्ट नहीं है, ये एग्जाम क्रैक करने की एक मास्टर क्लास है। तो शुरुआत करते हैं हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाले नियमों से, यानी फिजिक्स से। हाँ, भौतिक विज्ञान के सवालों में हमेशा थोड़ा लॉजिक छिपा होता है। जी। चलिए पहला सवाल देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1। एक लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक समांतर दर्पण यानी प्लेन मिरर की ओर दौड़ता है। उसका प्रतिबिंब किस गति से उसकी ओर आएगा? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2.5, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ काफी लोग गलती करते हैं। वही तो, अगर लड़का 5 की स्पीड से जा रहा है तो इमेज 10 की स्पीड से क्यों आएगी? दिमाग तो कहता है कि 5 पर टिक लगा दो। ये एक बड़ा कॉमन ट्रैप है। यहाँ रिलेटिव स्पीड यानी आपेक्षिक गति का नियम लगता है। देखिए, लड़का 5 की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और दर्पण के अंदर उसकी इमेज भी 5 की रफ्तार से उसकी तरफ आ रही है। अच्छा। तो दोनों आमने सामने आ रहे हैं ना, हम्म। इसलिए दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। 5 और 5 मिलकर 10 हो जाते हैं। ओ, जैसे दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हो तो स्पीड दुगनी लगती है। एकदम वैसा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जबरदस्त। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कांच के उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है या ऑप्शन डी शून्य हो जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बढ़ती है। इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाइए इसे। देखिए, पानी और कांच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो अंतर होता है ना, वो हवा के मुकाबले काफी कम होता है। इस वजह से जब लेंस पानी में जाता है तो उसकी लाइट को मोड़ने की यानी बेंड करने की क्षमता कम हो जाती है। हाँ। जब लाइट कम मुड़ेगी तो वो लेंस से थोड़ा दूर जाकर मिलेगी और इस वजह से फोकस दूरी बढ़ जाती है। बड़ी आसान बात है, पानी में लेंस की ताकत थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल। चलिए अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 3। एबोनाइट की रॉड को बिल्ली के फर से रगड़ने पर रॉड ऋणावेशित यानी नेगेटिवली चार्ज क्यों हो जाती है? ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया सवाल है। हाँ, इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन्स खोती है, ऑप्शन बी फर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, ऑप्शन सी फर को इलेक्ट्रॉन देती है और ऑप्शन डी न्यूट्रॉन्स प्राप्त करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी फर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। हमने ठंड के मौसम में स्वेटर उतारते वक्त ऐसी चिंगारी महसूस की है ना? बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। जब एबोनाइट रॉड को फर से रगड़ते हैं तो फर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलकर रॉड में चले जाते हैं राइट। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेचुरली नेगेटिव चार्ज होता है तो रॉड अपने आप नेगेटिव बन जाती है। क्या बात है। अब फिजिक्स के आखिरी सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक हाइड्रोलिक प्रेस में बड़े पिस्टन का क्षेत्रफल छोटे पिस्टन से 4 गुना है। छोटे पर 200 न्यूटन का बल या फोर्स लगाया जाए तो बड़े पर कितना बल उत्पन्न होगा? ऑप्शंस क्या हैं इसके? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 50 न्यूटन, ऑप्शन बी 200 न्यूटन, ऑप्शन सी 400 न्यूटन और ऑप्शन डी 800 न्यूटन। सही जवाब है ऑप्शन डी 800 न्यूटन। एग्जाम के लिए एक आसान सी टिप याद रखें। हाँ, ये पास्कल्स का नियम है। हाँ। पास्कल के नियम के हिसाब से अगर दूसरी तरफ का क्षेत्रफल या एरिया 4 गुना बड़ा है तो फोर्स भी सीधा 4 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस 200 को 4 से गुणा कीजिए, 800 न्यूटन आ जाएगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। तो देखिए, यहाँ फिजिक्स का हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। फिजिकल फोर्सेस को समझने के बाद अब आते हैं चीजों की बनावट और केमिकल रिएक्शंस पर, यानी रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पर। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर। क्वेश्चन 5 कहता है, लोहे को जंग या रस्ट से बचाने के लिए उस पर जस्ता यानी जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी वल्कनाइजेशन, ऑप्शन सी क्रिस्टलाइजेशन या ऑप्शन डी पास्चराइजेशन। सही जवाब है ऑप्शन ए गैल्वेनाइजेशन, जिसे हिंदी में गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत सिंपल फंडा है। ये लोहे को एक तरह से रेनकोट पहनाने जैसा है। रेनकोट? हाँ, जिंक की परत लोहे को हवा के ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आने से रोकती है। जब ऑक्सीजन और नमी लोहे तक पहुंचेंगे ही नहीं तो जंग भी नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। चलिए एनर्जी की बात करें तो क्वेश्चन 6 ईंधन या फ्यूल के बारे में है। किस ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है? इसके ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ, ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सीएनजी और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। पर मेरे मन में एक सवाल है। पूछिए। अगर हाइड्रोजन की पावर इतनी ज्यादा है तो हम आमतौर पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह इसका यूज क्यों नहीं करते? बहुत वैलिड सवाल है। इसका कारण ये है कि हाइड्रोजन को स्टोर करना और आम जिंदगी में सेफली कंट्रोल करना बेहद मुश्किल और खतरनाक होता है। ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका इस्तेमाल रॉकेट्स जैसी उन्नत टेक्नोलॉजी में ही ज्यादा होता है। समझ गया, खतरा ज्यादा है इसमें। चलिए रोजमर्रा की चीजों पर वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस कृत्रिम रेशे यानी सिंथेटिक फाइबर को कृत्रिम ऊन या आर्टिफिशियल वूल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नायलॉन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी एक्रिलिक या ऑप्शन डी पॉलिएस्टर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्रिलिक। सर्दियों में आपने बाजार में देखा होगा, हल्के और सस्ते रंग बिरंगे स्वेटर मिलते हैं। हाँ हाँ, थैले पर बहुत मिलते हैं। बिल्कुल, वो असल में किसी भेड़ के बाल से बनी असली ऊन नहीं होती। वो इसी एक्रिलिक केमिकल फाइबर से बनते हैं जो सस्ता और गर्म दोनों होता है। ये हुई ना काम की बात। अब आते हैं केमिस्ट्री के आखिरी और मुझे लगता है सबसे ज्यादा फंसाने वाले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी एकमात्र अधातु यानी नॉन मेटल कमरे के तापमान पर तरल या लिक्विड होती है? ऑप्शन ए पारा या मर्क्यूरी, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन या ऑप्शन डी कार्बन। जवाब है ऑप्शन बी ब्रोमीन। यहाँ मैं सभी विद्यार्थियों को एक बड़ी वार्निंग देना चाहूंगी। एग्जाम में जल्दी में लोग अक्सर पारा या मर्क्यूरी चुन लेते हैं क्योंकि वो लिक्विड होता है। हाँ, थर्मामीटर में देखा सबने। सही कहा, पर मर्क्यूरी एक धातु या मेटल है और सवाल में साफ साफ अधातु या नॉन मेटल पूछा गया है, इसीलिए ब्रोमीन ही सही जवाब होगा। वही सवाल ध्यान से पढ़ना सबसे जरूरी है। तो रसायन विज्ञान के बाद अब हम आते हैं जीव विज्ञान पर। केमिस्ट्री का इंसानी शरीर पर क्या असर होता है ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पानी में किस भारी धातु के प्रदूषण से इताई इताई नामक हड्डी का रोग होता है? ये काफी गंभीर बीमारी है। हाँ, ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी आर्सेनिक, ऑप्शन सी मर्क्यूरी और ऑप्शन डी कैडमियम। सही जवाब है ऑप्शन डी कैडमियम। ये बीमारी कहाँ से आई? ये सबसे पहले जापान में पाई गई थी। जब फैक्ट्री का कैडमियम पानी में मिला तो लोगों ने वही पानी पिया। इस बीमारी में हड्डियां इतनी ज्यादा कमजोर और खोखली हो जाती हैं कि थोड़ी सी चोट लगने पर ही टूटने लगती हैं। ओह, सुनकर ही तकलीफ महसूस होती है। खैर, खाने पीने की बात करें तो खेती पर चलते हैं। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी धान या पैडी और ऑप्शन डी मटर। जवाब है ऑप्शन सी धान। इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है याद रखने की, है ना? बिल्कुल, खरीफ का मतलब है बारिश का मौसम और हम सब जानते हैं कि धान या चावल उगाने के लिए खेतों में सबसे ज्यादा पानी भरना पड़ता है। तो बस पानी से बारिश और बारिश से खरीफ को जोड़ लीजिए। परफेक्ट। और फसलों की बीमारियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अगला सवाल वही है। हाँ, क्वेश्चन 11, गेहूं का रस्ट या रस्ट ऑफ व्हीट रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी फंगी या कवक या ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सही उत्तर है ऑप्शन सी फंगी। इसको रस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि गेहूं की पत्तियों पर लोहे पर लगने वाले जंग की तरह एक ऑरेंज और ब्राउन रंग का पाउडर बन जाता है और ये बीमारी इस फंगी की वजह से ही फैलती है। फसलें भी काफी बीमार होती हैं। अब बायोलॉजी का आखिरी और क्वेश्चन 12 देखते हैं। एक सामान्य मानव कोशिका या सेल में
कितने जोड़ी गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 23 या ऑप्शन डी 46। जवाब है ऑप्शन सी 23 जोड़ी। यहाँ फिर से एक एग्जाम ट्रैप है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ज्यादातर लोग शायद 46 देखते ही टिक मार देते हैं। वही गलती होती है। इंसानी सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये सच है, पर सवाल में शब्द यूज हुआ है जोड़ी यानी पेयर्स, तो 46 का आधा यानी 23 जोड़ी ही ठीक आंसर होगा। सवाल का एक एक शब्द अहम होता है। बिल्कुल। बायोलॉजी के इन सेल्स और नियमों से बाहर निकलकर अब हम अपने देश के सुनहरे और संघर्ष भरे इतिहास की तरफ रुख करते हैं, यानी हिस्ट्री। क्वेश्चन 13, 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व या लीडरशिप किसने किया था? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शन ए तात्या तोपे, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी नाना साहिब। सही उत्तर है ऑप्शन डी नाना साहिब। इनका एक काफी बड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। नाना साहेब दरअसल पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, यानी अडॉप्टेड सन थे। अच्छा। और इसी वजह से अंग्रेजों ने उन्हें असली उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और उनकी पेंशन रोक दी थी। इसी अन्याय से परेशान होकर उन्होंने कानपुर में विद्रोह का ऐलान किया था। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना लाजमी था। समाज सुधार पर अगला सवाल है। क्वेश्चन 14, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। जवाब है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। 19वीं सदी के दौर में देखिए, सती प्रथाओं और बाल विवाह जैसी बुराइयां काफी आम थीं। इन्हीं सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने इस समाज की शुरुआत की थी। बहुत बड़ा कदम था उनका। इतिहास का एक और पन्ना पलटते हैं। क्वेश्चन 15, भारत में मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी जहांगीर। सही उत्तर है ऑप्शन सी बाबर। इसके साथ एक क्विक फैक्ट सबको याद होना चाहिए, 1526। पानीपत की पहली लड़ाई। हाँ बिल्कुल, पानीपत की उस लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर ने भारत में इस साम्राज्य की नींव रखी थी। सही कहा। अब इतिहास बीरी बेहद दर्दनाक घटना पर आते हैं। क्वेश्चन 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1922 या ऑप्शन डी 1942। सही जवाब है ऑप्शन बी 1919। ये हमारे इतिहास का बहुत ही काला दिन था। बिल्कुल। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और दिन बैसाखी का था। ब्रिटिश सरकार के उस काले रॉलेट एक्ट के विरोध में भीड़ शांतिपूर्वक जमा थी जब ये नरसंहार हुआ। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इतिहास के पन्नों से आगे बढ़कर आइए उस पूरी दुनिया को देखते हैं जिसमें हम रहते हैं, यानी ज्योग्राफी या भूगोल। क्वेश्चन 17, विश्व का कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका। इस सवाल में एक बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। मैं भी वही सोच रहा था, क्या ये वहां के लोगों के रंग की वजह से कहा जाता था? बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ा मिसबिलीफ है। इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है। असल बात यह है कि 19वीं सदी तक दुनिया के बाकी हिस्सों, खासकर यूरोप को अफ्रीका के भूगोल और संसाधनों की बहुत ही कम जानकारी थी। उनके लिए वो एक अनजान हिस्सा था, इसलिए उन्होंने इसे डार्क कॉन्टिनेंट नाम दिया। ओह, अब जाके पिक्चर क्लियर हुई। चलिए संसाधनों की बात छिड़िए तो क्वेश्चन 18 देखते हैं। प्रसिद्ध कोलार गोल्ड फील्ड्स यानी केजीएफ भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटका। मुझे लगता है केजीएफ मूवी देखने वालों का तो ये सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। रॉकी भाई को कौन भूल सकता है, पर यह वाकई एक महत्वपूर्ण सोने की खदान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, इनमें से कौन सा एक अक्षय यानी इनएग्जॉस्टिबल प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए कोल या कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सनलाइट या सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी नेचुरल गैस। जवाब है ऑप्शन सी सनलाइट। इसमें एक बिल्कुल सिंपल लॉजिक लगता है। कोयला, पेट्रोल और गैस जमीन के अंदर है, जो एक ना एक दिन खत्म जरूर हो जाएंगे, पर सूरज की रोशनी तब तक मिलती रहेगी जब तक हमारा सौर मंडल है।
ये अनंत है। सही बात। सूरज का जिक्र है तो ज्योग्राफी का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 20, ग्रहों पर है। सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी मर्क्यूरी या बुध, और ऑप्शन डी अर्थ। जवाब है ऑप्शन सी मर्क्यूरी। यहाँ एग्जाम के नजरिए से एक बहुत जबरदस्त फैक्ट बता दूं। बताइए। मर्क्यूरी सूर्य के सबसे पास जरूर है, बस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह वो नहीं है। वेट, सच में? तो कौन सा है? सबसे गर्म वीनस यानी शुक्र होता है, क्योंकि वहां की गैसों की वजह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है जो गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। पर सवाल दूरी का है तो आंसर मर्क्यूरी ही होगा। भाई ये बड़े काम की जानकारी थी। भूगोल से हम निकलते हैं और आते हैं इस देश को चलाने वाले नियमों और संविधान पर, यानी राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। क्वेश्चन 21, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु या मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 35 या ऑप्शन डी 18। जवाब है ऑप्शन सी 35 वर्ष। राष्ट्रपति का पद देश का सबसे बड़ा और सर्वोच्च पद होता है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक लंबे अनुभव और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की जरूरत होती है। इसलिए उम्र 35 रखी गई है। समझ गया। क्वेश्चन 22 संविधान के अनुच्छेदों पर है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी प्रदान करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21 या ऑप्शन डी 32। जवाब है ऑप्शन ए आर्टिकल 14। इसका सीधा सा अर्थ क्या हुआ? इसका आसान अनुवाद यही है कि कानून की नजरों में सब बराबर हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो या गरीब हो, कानून उसके लिए एक सा काम करेगा। एकदम परफेक्टली समझाया आपने। चलिए संसद के नियमों पर आते हैं। क्वेश्चन 23, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या टेन्योर कितना होता है? ऑप्शन ए 4 साल, ऑप्शन बी 5 साल, ऑप्शन सी 6 साल या ऑप्शन डी लाइफ टाइम। जवाब है ऑप्शन सी 6 वर्ष। पर मेरा एक डाउट है यहाँ। हाँ, पूछिए। हम देखते हैं कि लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर का चुनाव तो हर 5 साल में होता है, तो फिर इनका 6 साल क्यों? ये काफी इंटरेस्टिंग फर्क है। देखिए, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो 5 साल में भंग यानी डिसॉल्व हो जाती है। हाँ। पर राज्यसभा एक स्थायी सदन या परमानेंट हाउस है। ये कभी पूरी तरह भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इस साइकिल को मेंटेन करने के लिए ही इनका पूरा कार्यकाल 6 साल का रखा जाता है। क्या सिस्टम बनाया गया है, बहुत बढ़िया। पॉलिटी का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 24 देखते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी चीफ जस्टिस और ऑप्शन डी गवर्नर या राज्यपाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी गवर्नर। जैसे केंद्र में यानी पूरे देश के लिए राष्ट्रपति होते हैं ना, हाँ। वैसे ही राज्य के स्तर पर राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इसीलिए सीएम को शपथ वही दिलाते हैं। सही बात। तो चलिए सभी नियमों और कानूनों से आगे बढ़ते हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ, तर्क और संख्याओं की दुनिया, यानी गणित, मैथ्स का सेक्शन। अब पूरा ध्यान यहां लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस और थोड़ी स्मार्टनेस दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन 25 है, एक मैदान में 4225 छात्र ऐसे खड़े हैं कि पंक्तियों या रोज की संख्या और हर पंक्ति में छात्रों की संख्या बराबर है। पंक्तियां कितनी हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 75 और ऑप्शन डी 85। सही उत्तर है ऑप्शन बी 65। पर इसको एग्जाम में जल्दी कैसे निकालेंगे बिना लंबा हिसाब किए? देखिए, यहाँ एक सिंपल ट्रिक काम आती है। जब भी ऐसी कंडीशन हो जहाँ रोज और कॉलम्स एकदम बराबर हों, तो टोटल का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना होता है। अच्छा। अब 4225 का स्क्वायर रूट अलग से पेपर पर मत निकालने बैठिए। लॉजिक लगाइए। 60 का स्क्वायर 3600 होता है और 70 का स्क्वायर 4900। हमारा नंबर 4225 इन दोनों के बीच में है। हाँ, ये तो है। और जिसका एंड 5 से हो और वो 60 और 70 के बीच हो, तो वो 65 ही तो होगा। वाह, ये तो दिमाग की बत्ती जलाने वाली ट्रिक थी। बिना पेन उठाए सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 26 पर यूनिटरी मेथड का है। अगर 15 कॉपी का मूल्य 180 रुपए है, तो 24 कॉपी का क्या होगा? ऑप्शन ए 240, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन सी 288 या ऑप्शन डी
300 सही जवाब है ऑप्शन सी 288 रुपीज। इसे एक एक नियम कहते हैं। इसका कैलकुलेशन बहुत सीधा है। कैसे? पहले एक कॉपी का दाम निकाल लीजिए। 180 को 15 से भाग दीजिए यानी डिवाइड कीजिए, तो एक कॉपी की कीमत आई 12 रुपए। अब 24 कॉपी का दाम निकालने के लिए 12 को 24 से गुना यानी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 और 24 का मल्टीप्लिकेशन जो कि 288 होता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन 27, एक समापंच भुज यानी रेगुलर पेंटागन के सभी आंतरिक कोणों या इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है? ऑप्शन ए 360, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 720 या ऑप्शन डी 900। जवाब है ऑप्शन बी 540 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका यूनिवर्सली काम आने वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। ब्रैकेट में n-2 और फिर उसको 180 से गुणा कर दीजिए। यहाँ n क्या है? यहाँ n उस आकृति की साइड्स या भुजाओं की संख्या है। अब पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, तो n हो गया 5, 5 में से 2 घटा दीजिए, बचा 3। अब 3 को 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 गुणा 3 यानी 540 डिग्री। ब्रिलियंट। इस फॉर्मूले से किसी भी शेप का एंगल निकल आएगा। चलिए सर्कल या वृत्त के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन 28, एक वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी परिधि या सरकमफरेंस क्या होगी? यहाँ पाई को 22/7 मानना है। ऑप्शंस हैं ए 22, बी 44, सी 66 या डी 88। सही उत्तर है ऑप्शन बी 44 सेंटीमीटर। ये बैकवर्ड इंजीनियरिंग जैसा लग रहा है। हाँ, इसमें 2 स्टेप्स हैं। सीधे परिधि नहीं निकलेगी। पहले क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला से रेडियस यानी r निकालना पड़ेगा। पाई r स्क्वायर बराबर 144, तो r का स्क्वायर आएगा 154 गुणा 7/22 जो कि होता है 49। अगर r स्क्वायर 49 है तो रेडियस 7 आएगा। बिल्कुल। अब दूसरा स्टेप, परिधि का फॉर्मूला जो कि 2 पाई r होता है, उसमें ये 7 डाल दीजिए। 2 गुणा 22/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, बचा 2 गुणा 22 यानी 44। स्टेप बाय स्टेप जाओ तो मैथ्स भी आसान है। अब आते हैं रोम्बस पर। क्वेश्चन 29, समाचतुर्भुज या रोम्बस में एक आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल 80 डिग्री है, तो दूसरा क्या होगा? ऑप्शन ए 80, बी 90, सी 100 या डी 180। जवाब है ऑप्शन सी 100 डिग्री। इसमें क्या नियम लगता है? नियम बहुत ही सिंपल है। रोम्बस में आसपास के दोनों कोनों का जोड़ यानी सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। तो अगर एक 80 दिया है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 180 माइनस 80 होगा यानी 100 डिग्री। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्ग या स्क्वायर का परिमाप यानी पैरामीटर 64 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल या एरिया क्या होगा? ऑप्शन ए 128, बी 256, सी 512 या डी 1024। जवाब है ऑप्शन बी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे भी 2 स्टेप्स में करेंगे। परिमाप होता है चारों साइड्स का जोड़ यानी 4 गुना साइड बराबर 64, तो एक साइड आई 16 सेंटीमीटर। राइट, 16 डिवाइडेड बाय 4। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए साइड को साइड से गुणा कर दीजिए। 16 गुना 16 हुआ 256। और इसी के साथ वाह, हमने पूरे 30 सवालों की इस बड़ी डिटेल्ड भरी और महत्वपूर्ण यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सुनने वाले सभी छात्रों को शाबाशी है कि आपने एंड तक इस सेशन को सुना और समझा। बिल्कुल। आज हमने सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं किए, हमने साइंस से लेकर मैथ्स तक के फॉर्मूलाज, ट्रिक्स और सबसे जरूरी उनके पीछे छिपे एग्जाम के ट्रैप्स को समझा। और यही मेरी तरफ से सभी के लिए एक आखिरी सोचनीय या विचार है। देखिए, एग्जाम में सिर्फ सही आंसर को रट के टिक करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। असली सीख इस बात में है कि आपको पता हो कि बाकी के जो 3 ऑप्शंस वहां दिए गए थे वो गलत क्यों थे। सही कहा आपने। जब आप इस क्यू को समझ जाएंगे ना, तो दुनिया का कोई भी पेपर आपके सामने लंबा नहीं टिकेगा। एक बार खुद से पूछिए, इन 30 सवालों में से कौन सा विषय या सब्जेक्ट आपकी सबसे कमजोर कड़ी था? किसमें आप अटके थे? उसी पर खुद से थोड़ी और मेहनत कीजिए। हमारी इस शैक्षणिक यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।